वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। शुरुआत कर रहे हैं हम फिर से यूनिट नंबर 6, स्ट्राइक अगेंस्ट वॉर, रीड नंबर 1। अब ये चैप्टर के 3 पार्ट्स हमने कंक्लूड किए हैं, समझ में आया है अभी तक। स्ट्राइक अगेंस्ट वॉर इज़ ऑल अबाउट हाउ टू स्टॉप वॉर मॉन्गरिंग अराउंड द वर्ल्ड। अब वॉर मॉन्गरिंग एक ऐसा वर्ड है जिसे समझने की ज़रूरत हमें पड़ेगी। आज की तारीख के अंदर हम देखें तो वॉर मॉन्गरिंग बहुत ही रैम्पेंट है। अभी आप लेटेस्ट आप सुन रहे होंगे तो आपको एक आइडिया आया होगा कि आर्मेनिया एंड अजरबैजान, 2 कंट्रीज़ आर ऑन द वर्ज ऑफ 3rd वर्ल्ड वॉर। वो आपस के अंदर युद्ध करने पे आ गए हैं, आ ही गए। उन्होंने एक दूसरे को बहुत नुकसान पहुंचाया। अब हम छोटे थे, आप छोटे हो अभी भी, मैं जब छोटा तब से मैं एक वर्ड सुनता आ रहा, 3rd वर्ल्ड वॉर होगा, 3य विश्व युद्ध होगा। 1st 2nd तो हम देख चुके हैं। तो बहुत सारे कंट्रीज़ अपने इंटरेस्ट के लिए युद्ध लड़ते हैं, और जब जिन लोगों ने युद्ध लड़ने के बाद उनमें से कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र जिसको हम बोलते हैं, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचा। आप देखेंगे तो इवेंचुअली उनको नुकसान ही हुए, और बहुत हाई लेवल के नुकसान हुआ। आदमी का नुकसान हुआ, रिसोर्सेज का नुकसान हुआ, ज़मीन का नुकसान हुआ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी त्रासदियाँ हुई। जापान ने देखो, हिरोशिमा नागासाकी देखा, बहुत सारे देश एकदम कहते हैं ना वो पटल से ही साफ हो गए। तो ये जो चीज़ें हुई, उन सब चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार कौन था? आदमी का लालच, व्यक्ति का एक लालच है कि, और एक हम इस बात को ये भी हम टाल नहीं सकते कि इंसान हज़ारों सालों से जो काम करता रहा उसे वो चेंज कर देगा कुछ समय के लिए, नहीं कर सकता। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। हज़ारों सालों से जितने भी, हम भारत को छोड़ दें, भारत के अंदर भी है, आप देखेंगे तो भारत अफ़गानिस्तान की सीमा तक फैला हुआ था। जो आज का ये अफ़गानिस्तान है, भारत वहाँ तक था, जिसे अब आज को हम कांदाहार बोलते हैं। कांदाहार एयरपोर्ट, कांदाहार अफ़गानिस्तान के अंदर जो है, उसे महाभारत के अंदर गांधार के नाम से जाना गया। यानी गांधार नरेश की पुत्री थी। यानी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत की सीमाएं कहाँ तक थी। इंडोनेशिया के अंदर टेम्पल है, थाईलैंड के अंदर टेम्पल है, मलेशिया के अंदर, ऐसे वहाँ तक राम भगवान के रामायण का मंचन किया जाता है, रामलीला का आयोजन किया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे तो हम कैसे एक्सपेंशनिज्म, आपने सुना होगा, अलेक्जेंडर दुनिया पे आके कब्जा करने की ट्राई की, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य बहुत बड़ा था, चोल राजा। तो इन सब लोगों ने अपने हिसाब से, सम्राट अशोक, जिसे चंड अशोक भी बोला गया, तो क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना एक्सपेंशनिज्म की, एक्सपेंशनिज्म जो वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ, मतलब अपनी जो सीमा है उसे बढ़ाने की ट्राई करना। सभी लोग कर रहे हैं, चाइना भी कर रहे हैं, ठीक है। भारत ऐसा नहीं है, भारत ने कभी भी ऐसा नहीं किया, तो वो बचा रहा इन सब चीज़ों से। तो अभी हम वॉर को समझने की हमको ज़रूरत है। वॉर का सबसे पहला प्राइमल ऑब्जेक्ट क्या है? कि लोगों की ज़मीन हड़प लेना, उनके रिसोर्सेज ले लेना। यानी हम ज़्यादा समृद्ध हो जाए, आगे वाला भले ही ज़मीन के अंदर चला जाए। तो ये हमारा मेन प्रॉस्पेक्ट। और ये लोगों का जो भी वॉर मॉन्गरिंग करते हैं, युद्ध से किसी को फ़ायदा नहीं होता है। ऐसा बोला जाता है, एक दिन का युद्ध एक देश को 20 वर्ष पीछे ले जाता है। तो ये सच्चाई है। तो अब ये देखो, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि इंटरनल वॉर, गृह युद्ध से भी भिड़ रहे हैं। गृह युद्ध मतलब उनके अंदरों अंदर युद्ध हो रहा है, उनके अंदर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो उस देश को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है, वो कब्जा करना चाहते हैं। खालिस्तान की डिमांड की थी इंडिया के अंदर, आप देखेंगे JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के बारे में आपने सुना हो शायद, अगर गूगल पे सर्च करें तो। ये सब ऐसे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैश ए मोहम्मद है पाकिस्तान के अंदर, और हज़ारों ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि उल्फा का नाम, असम के अंदर जो आतंकवादी संगठन है। केरला के अंदर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आप तमिलनाडु के लिट्टे, जो श्रीलंका के अंदर, जिन्होंने भारत के एक प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी का असैसिनेशन, यानी कि उनको मार दिया था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमको पता चलनी चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि ऐसे लोग भी हैं जो गृह युद्ध भी कराते हैं। वॉर 2 टाइप का, एक तो मॉन्गरिंग है और वॉर मॉन्गरिंग। अब वॉर मॉन्गरिंग क्यों कम हो गई, उसका एक रीज़न, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ऊंचे लेवल पे हुआ है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या? और हम कंज्यूमर भी बने, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस देश से हमारा क्या युद्ध चल रहा है। हम लोग क्या करते हैं, अपना मतलब देखते हैं। कंज्यूमर क्या देखता है, मेरे पड़ोस में कौन सी दुकान है, मुझे कौन सस्ते में चीनी देगा, मैं उससे सामान ले लूँगा।
तो चाइना का बहुत सारा प्रोडक्ट, आप भले कुछ भी बोलो ना बोलो, देशभक्त हो नहीं हो, उस वो मैं कोई जज करने वाला नहीं हूँ, आप अपने आप को डिफाइन भी मत कीजिए। बट सबसे बड़ी बात है, आप देखोगे इंडिया के अंदर एम आई के फ़ोन्स हैं, शाओमी के फ़ोन्स हैं। फ़ोन तो चलो ठीक है, ओप्पो, वीवो, वन प्लस भी चाइना का ही है। तो जितने भी फ़ोन हैं, एप्पल आईफोन भी चाइना में असेंबल होता है। तो हम कंज्यूमर्स हैं, सबसे बड़ी बात, तो कंज्यूमरिज्म बड़ा है। तो हम वॉर को थोड़ा पीछे छोड़ते हुए इसलिए निकल गए हैं क्योंकि जो भी देश हमसे युद्ध करते थे, वो करते, जो भी करते थे, रशिया भारत के साथ मधुर संबंध इसलिए बनाता है क्योंकि भारत उनसे बहुत सारे रक्षा संबंधी सौदे करता है, यानी कि प्लेन्स खरीदता है, मशीन गन्स। AK-47 आपने सुना होगा, जिसका पूरा नाम है ऑटोमेटिक क्लैशनिकोव 56। अब ऑटोमेटिक क्लैशनिकोव AK-47 सुना होगा, AK-56 सुना होगा। अभी हम AK-241 ला रहे हैं। 241 का मतलब क्या है? 1 मिनट के अंदर वो 241 गोलियां दागेगी। 47 का मतलब क्या था? 1 मिनट में 47 गोलियां दागेगी। वो 56 56 गोलियां दागती थी। अब ये सोचो आप। तो ये भारतीय सेना के लिए वो किया जा रहा है। अब हम भारतीय जो लोग हैं वो मूलतः रक्षा के लिए, रक्षा संबंधी, हम बोलते हैं रक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, हम रक्षा के लिए काम करते हैं। हम ऑफेंसिव नहीं है, हम डिफेंसिव हैं। तो भारत की एक अप्रोच जो है वो बहुत अच्छी अप्रोच है। परमाणु जब विस्फोट, हमने परमाणु विस्फोट परीक्षण जिसको बोलते हैं, हमने किया जैसलमेर के अंदर जब किया था, तब मुझे याद है न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी, भारत में बुद्ध मुस्कुराए। मतलब हमारे पास शक्ति है पर हम फिर भी उसका परीक्षण करके बता रहे हैं और हम उसको बेटर यूसेज के लिए यूज़ करेंगे। जो पावर है उसको हम बेटर यूसेज में यूज़ करेंगे, ना कि हम किसी देश को ख़त्म करने के लिए करेंगे। भारत ऐसा कभी भी नहीं करेगा। तो अब हम आगे बढ़ते, हमारा स्ट्राइक अगेंस्ट वॉर है, उसके जो एक जहाँ से हमने उसको मिस आउट कर दिया था, यहाँ से द काइंड ऑफ प्रिपेयर्डनेस, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं द काइंड ऑफ प्रिपेयर्डनेस से, ठीक है। द काइंड ऑफ प्रिपेयर्डनेस द वर्कर्स वांट इज रीऑर्गेनाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ देयर होल लाइफ। अब देखो, ऐसी एक तैयारी हमको करनी पड़ेगी। प्रिपेयर्डनेस मतलब तैयारी। द काइंड ऑफ प्रिपेयर्डनेस द वर्कर्स वांट, वो ये ऐसी तैयारी चाहते हैं, वर्कर्स ये चाहते हैं कि एक तो ऑर्गेनाइजेशन को रीऑर्गेनाइज किया जाए, फिर से उसका निर्माण, परिनिर्माण, पुनः निर्माण किया जाए, एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ देयर होल लाइफ, उनकी पूरी जीवन जो है उसको पुनर्जीवित किया जाए, उसके अंदर एक नई जान फूंकी जाए। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ देयर होल लाइफ सच एज हैज़ नेवर बीन, जो कि कभी भी अटेम्प्टेड बाय स्टेट्समैन और गवर्नमेंट, कभी भी किसी स्टेट्समैन ने, जो स्टेट्समैन मतलब जो वहाँ के मंत्री हैं और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, उन्होंने कभी भी ऐसा काम नहीं किया है। वो वापस रीजुविनेशन, इंग्लिश में वर्ड है रीजुविनेशन। रीजुविनेट करना मतलब फिर से उसके अंदर जान फूकने के बराबर है। द जर्मन्स फाउंड आउट ईयर्स अगो दैट दे कुड नॉट रेज गुड सोल्जर्स इन द स्लम्स, सो दे अबॉलिश्ड द स्लम्स। अब जो जर्मन सोल्जर्स थे, जर्मनी के बारे में आपने सुना होगा, हिटलर के बारे में आपने सुना होगा, वो नाजी से नफरत, नाजी वो खुद थे नाजी, और उनको नफरत थी ज्यूज से। तो वो ऐसा एक, हिटलर के बारे में भी एक बहुत अच्छी बात आपको मैं बता दूँ। हिटलर ने अपने सभी लोगों को, ऐसा दुनिया में माना जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडिस्ट कोई देश है। प्रोपेगेंडिस्ट मतलब दुष्प्रचार या प्रचार, जो भी आप उसको बोलो, या कुप्रचार बोलो, ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाते, मतलब झूठा प्रचार करने में नंबर 1 पे थे। और वो उसने एक जो मीन काम्फ एक करके अपनी बायोग्राफी लिखी थी, उसको वो गीता की तरह लोगों से पुजवाता था, और सबके पास, हर जर्मन के घर में मीन काम्फ होनी ज़रूरी है, कंपलसरी थी। और वो ऐसा लोगों को प्रमोट करता था कि आर्यंस दुनिया की सबसे ज़्यादा पवित्र रेस में से एक है। पवित्र रेस मतलब पवित्र नस्ल में से एक है। इतनी पवित्र नस्ल है कि जिनकी कम से कम हाइट 6 फुट तो होती है, देखने में एकदम एथलेटिक बॉडी होते हैं, उनके एब्स वगैरह होते हैं, आँखें नीली होती हैं, बाल गोल्डन होते हैं, स्किन का कलर बहुत अच्छा था, उनकी जॉ लाइन बहुत तगड़ी होती है, देखने में आप देवता जैसे नज़र आते हैं। ये उसका प्रोपेगेंडा था, और वो लोग उस बात को मानते भी थे। आर्यंस बहुत सारे जो नाजी थे वो इस बात को मानते थे कि सच बात है, हम दुनिया की सबसे प्योरेस्ट रेस है। तो वो जो गरीब जो लोग हैं उनको नहीं काउंट करते थे और सबसे बेस्ट वालों को काउंट करते थे। तो वो ऐसा मानते भी थे कि हम अच्छे सोल्जर्स स्लम्स में, दे कुड नॉट रेज गुड सोल्जर स्लम्स, सो दे अबॉलिश द स्लम। उनको पता था कि गरीबी के अंदर अच्छे दिखने वाले गोल्डन बाल वाले बच्चे कहाँ से होंगे। तो वो बोले हमको स्लम्स ही ख़त्म कर देने, झोपड़पट्टी ही ख़त्म कर देनी चाहिए। वो उसके हक में थे। पर अब सबसे फ़नी बात यहाँ पे घूम फिर के आ जाती है हिटलर की, कि हिटलर खुद 5 फुट 2 इंच का था,
हिटलर की मूंछें खुद की छोटी थी, उसके बाल खुद के काले थे, उसकी आंखें खुद की ब्लैक थी, वो उनमें से कुछ भी नहीं था। पर आप सोचो उसका प्रोपेगेंडा का तरीका कितना पावरफुल होगा, उसने इतना मस्त प्रोपेगेंडा किया कि लोग उसकी बात माने। तो प्रोपेगेंडा की लिमिट कितनी तेज़ है वो आप समझिए। सो दे सॉ इट ऑन पीपल, अब हम आगे बढ़ते हैं। सो दे अबॉलिश द स्लम, दे सॉ टू इट दैट ऑल द पीपल हैड एटलीस्ट अ फ्यू ऑफ द एसेंशियल्स ऑफ सिविलाइजेशन। अब उन लोगों ने ये फैसला किया, जर्मन्स ने, कि उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि लोगों के पास इसेंशियल्स होने चाहिए, ज़रूरत के सामान होने चाहिए फॉर सिविलाइजेशन। कुछ ज़रूरत के सामान तो होने ही चाहिए, मकान होना चाहिए, रोटी होनी चाहिए, कपड़ा होना चाहिए, ताकि वो एक सिविलाइज सोसाइटी की तरह काम करे। सिविलाइज मतलब सभ्य, सभ्य लोगों से बनती है सभ्यता, ठीक है। डिसेंट लॉजिंग मतलब अच्छे घर, डिसेंट लॉजिंग मतलब जहाँ पे वो रह सकते हैं, लॉजिंग किराए पे रहे मतलब। क्लीन स्ट्रीट्स, साफ़ सुथरी सड़कें होनी चाहिए। होलसम इफ स्कैंटी फूड, खाना ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर पूर्ण रस हो, जिसके अंदर हमको पूरा, जैसे हम बाजरा खाते हैं, बाजरा बहुत सस्ता है पर बाजरा एक होलसम फूड है, वो आपको पूरे दिन तक काम करने की हिम्मत देता है। वह भले कम हो, स्कैंटी मतलब कम, जिसकी मात्रा कम हो पर फिर भी वो होलसम होना चाहिए। प्रॉपर मेडिकल केयर एंड प्रॉपर सेफ गार्ड्स फॉर द वर्कर्स इन देयर ऑक्यूपेशंस। अब उन्होंने इस बात का फैसला किया कि भाई कुछ भी हो, हमें प्रॉपर मेडिकल केयर हमारे लोगों को दिलानी है। मेडिकल केयर में वो बीमार नहीं होंगे और सोसाइटी के अंदर किसी प्रकार की बीमारियां नहीं फैलेंगी और हमारे लोग भी और ज़्यादा कर्मठता से काम करेंगे। टारगेट वही था। प्रॉपर मेडिकल केयर होनी चाहिए, बहुत पहले की बात बता रही है। एंड प्रॉपर सेफ गार्ड्स, और सेफ गार्ड ऐसा होना चाहिए कि कोई भी किसी प्रकार की तकलीफ अगर किसी को हो जाए, बाई चांस किसी का पैर कट जाए, कुछ हाथ कट जाए काम करते वक्त मशीनी, तो उनके लिए कुछ ऐसे सेफ गार्ड्स रखे जाएँ ताकि उनकी लाइफ आराम से निकल जाए, ताकि वो खुल के काम कर सके उनके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड। दैट इज़ ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ व्हाट शुड बी डन। अब ये बोल रही हैं कि ये एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जो किया जा सकता है। इट इज़ योर बिजनेस टू फोर्स दिस रिफॉर्म्स ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये तो एक छोटा सा हिस्सा, जर्मन भले कितने भी आप उनको कुछ भी बोलो पर उन्होंने अपने लोगों के लिए सब किया, इसलिए तो बोलते हैं जर्मन टेक्नोलॉजी से बना। आप बहुत सारी कार देखेंगे, फोर्ड जो है वो जर्मन कार है, फॉक्सवैगन जर्मन कार है। तो इनकी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के अंदर बहुत ऊंचे लेवल पे, क्योंकि इनके आदमी वर्कर भी कर्मठ है, ठीक है। और आप देखोगे तो जर्मन टेक्नोलॉजी छोटे पेन भी बनाती है। कई बार आप पेन देखोगे तो पेन पे भी लिखा होगा कि ये जर्मन टेक्नोलॉजी से बना हुआ, तो वो उसकी लेवल इतनी अच्छी। अगर आप अपने जो वर्कर्स हैं उनका ध्यान रखोगे तो वो भी आपका ध्यान रखेंगे। तो किस प्रकार से वो बता रहा है, पर ये बहुत छोटी सी चीज़ें जो की जा सकती है ऐसा बता रही हैं। तो दिस इज ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ व्हाट शुड बी डन। इट इज़ योर बिजनेस टू फोर्स दीज रिफॉर्म्स ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमारे ऊपर है कि हम इन रिफॉर्म्स को एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लागू करवाएं। एडमिनिस्ट्रेशन जो कि एडमिनिस्टर करता है, चीज़ों को संभाल के प्रोजेक्ट करता है। लेट देयर बी नो मोर टॉक अबाउट व्हाट अ गवर्नमेंट कैन और कैन नॉट डू। अब हम इस बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, गवर्नमेंट क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती। ऑल दीज थिंग्स हैव बीन डन बाय ऑल द बिलिजरेंट, बहुत अच्छा वर्ड है। अब ये जितनी भी चीज़ें की गई हैं वो सब किस चीज़ में की, ऑल दी चीज़ हैज़ बीन डन बाय द बिलिजरेंट नेशंस इन द टर्मोइल ऑफ वॉर। बहुत अच्छा वर्ड है, देखो यहाँ पे लास्ट में देखो, एग्रेसिव। बिलिजरेंट का मतलब है ऐसे देश जो कि एक्सपेंशन करना चाहते हैं, पूरा कब्जा करना चाहते हैं। नेशंस इन द टर्मोइल ऑफ वॉर, टर्मोइल वॉर मतलब युद्ध की विभीषिका। युद्ध जब सर पे चढ़ जाता है तब ऐसे एग्रेसिव राष्ट्र हैं जो कि रिफॉर्म्स करते हैं कि भाई अब हमको या तो इस पार या उस पार। एवरी फंडामेंटल इंडस्ट्री हैज़ बीन मैनेज बेटर बाय द गवर्नमेंट्स देन बाय प्राइवेट कॉर्पोरेशन। बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने अपनी बात कही कि गवर्नमेंट किसी भी फंडामेंटल इंडस्ट्री यानी बेसिक इंडस्ट्री को गवर्नमेंट बहुत अच्छा चला पाएगी बनिस्पत के प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के। ये बहुत बड़ी बात है। कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन देर सवेर अपना मतलब ज़रूर देखेगी, अपना मतलब देखेगी, पर गवर्नमेंट क्या करेगी, पूरे राष्ट्र का मतलब देखेगी। गवर्नमेंट का मतलब भी वही, तो वो राष्ट्र सर्वोपरि वाली बात को ज़्यादा महत्व देंगे, जबकि प्राइवेट कॉर्पोरेशन अपना फ़ायदा निकालने में ज़्यादा यकीन करेगा। ये वाली बात पर ध्यान रखना। इट इज़ योर ड्यूटी टू इंसिस्ट अपॉन स्टिल मोर रेडिकल मेजर। अब ये हमारे ऊपर है कि हम और ज़्यादा रेडिकल मेजर, रेडिकल मतलब ज़्यादा दुर्दांत जो मैटर्स, रेडिकल का मतलब इस प्रकार से है कि हम एक ही दिशा में सोचें, हम नम्र ना हो, एकदम कठोर तरीके से किसी चीज़ का फैसला लेना है। हम इसको स्ट्रिक्ट मेजर भी बोल सकते हैं।
It is your business to see that no child is employed in an industrial establishment or mine or store. ये आपका अपना हक बनता है, अपना फ़र्ज़ बनता है कि कोई भी बच्चा इज़ नो चाइल्ड इज़ एम्प्लॉयड इन एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, कोई भी बच्चा किसी माइन के अंदर या किसी खदान के अंदर या किसी स्टोर में काम ना करे। बच्चे काम करने ही नहीं चाहिए, बच्चों का काम करना है ही नहीं। एस्टैब्लिश माइन और स्टोर एंड दैट नो वर्क इज़ नीडलेसली एक्सपोज्ड टू एक्सीडेंट और डिसीज़, और कोई इस प्रकार का काम ना करे कि कोई भले इंसान हो, कोई महिला हो, कोई बालक हो, तो नीडलेसली बिना किसी ज़रूरत के उसका एक्सीडेंट हो जाए या उसे कोई बीमारियां लग जाए। आपने देखा होगा छोटे बच्चे, पटाखे की फैक्ट्री में छोटे बच्चे की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि आप देखोगे तो ये बैन है पूरे तरीके से, पर छोटे बच्चों के हाथ छोटे छोटे होते हैं, तो वो गोला बारूद उसके अंदर भरने के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो वो कई लोग इलीगल तौर पे छोटे बच्चों से वो काम करवाते हैं, बहुत छोटे बच्चों से, और गरीब लोग करते भी अपने बच्चे बेचते हैं। तो वो बारूद कुछ उनकी सांस में भी जाता है, तो वो उनको नुकसान पहुंचाता है। इवेंचुअली आप देखोगे तो फेफड़ों की बीमारियां हो जाती है, तो डिसीज़ फैलती है। तो ये एक प्रकार का ऐसा चीज़ है जो कि हमको समझना चाहिए। इट इज़ योर बिजनेस टू मेक देम गिव यू क्लीन सिटीज़। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, एडमिनिस्ट्रेशन का फ़र्ज़ बनता है, गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है कि हमें इनको साफ़ सुथरी सिटीज़ देनी है, फ्री फ्रॉम स्मोक, जिसके अंदर धुआं ना हो, डर्ट कचरा ना हो, कंजेस्शन मतलब सब इकट्ठे होकर एक के ऊपर एक नहीं चढ़े, कीड़ों की तरह रहेंगे नहीं हम, कंजक्शन ना हो, हमको वहाँ पे सांस लेने में कठिनाई ना हो, इतना धुआं धुम्मस ना हो। इट इज़ योर बिजनेस टू मेक देम पे यू अ लिविंग वेज। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्हें जीवन के लिए आजीविका का जो ऐसा वेज दें, इतना हम उन्हें दें कि वो आराम से खाएँ पिएँ और बीमारी मुक्त जीवन जी पाएँ, अपने बच्चों को एजुकेट कर पाएँ। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। इट इज़ योर बिजनेस टू सी दैट दिस काइंड ऑफ प्रिपेयर्डनेस इज़ कैरीड इनटू एवरी डिपार्टमेंट ऑन द नेशन। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारा काम है कि हमें इस प्रकार की तत्परता दिखानी, प्रिपेयर्डनेस मतलब तत्परता दिखानी है कि हर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट का हर डिपार्टमेंट, देश का हर डिपार्टमेंट इस तत्परता से उनको डेली वेजेस दे, ताकि वो और बेहतर से बेहतरीन काम करते चले। अनटिल एवरीवन हैज़ अ चांस टू बी वेल बोर्न, तब तक हमको सबका सपोर्ट करना है, तब तक कि वो वेल बोर्न मतलब अच्छे तरीके से खाते पीते स्वस्थ जन्म न लें, आने वाली जो जनरेशन है वो और अच्छी स्वस्थ जन्म ना ले, तब तक हमें ये काम करना है। वेल नरिश्ड, अच्छे खाते पीते, उनके अंदर सभी प्रकार का नरिशमेंट इनरिचमेंट होना चाहिए, आँखों की बीमारी नहीं होनी चाहिए, पोलियो मुक्त होने चाहिए, BCG का टीका लगाने की ज़रूरत ना पड़े उन्हें, ओरी का टीका लगाने की ज़रूरत ना पड़े, किसी भी टाइप की बीमारी से वो मुक्त बच्चे, स्वस्थ हेल्दी बच्चे पैदा हों, राइटली एजुकेटेड हो। जब वो पैदा हो जाए तो उन्होंने सही प्रकार का एजुकेशन दिया जाए, राइटली एजुकेटेड। अब एजुकेशन के बहुत प्रकार है। राइट एजुकेटेड का मतलब ये है कि वो अपने हिसाब से चीज़ों को समझे और निर्णय ले पाए एक बेहतर राष्ट्र के लिए, उसे राइट एजुकेशन कहते हैं। इंटेलिजेंट हो जाए, समझदार बुद्धिमान हो जाए, एंड सर्विसेबल टू द कंट्री एट ऑल टाइम। सबसे बड़ी बात, अपने देश के प्रति ईमानदारी और सर्विसेबल, देश को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार, चाहे वो आर्मी में जाए, चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे वो एक कर्मचारी बने, एक बैंक का एम्प्लॉय बने, वो राष्ट्र को सर्वोपरि लाने के अंदर अपना योगदान देने में सक्षम रहे। हमारा टारगेट वही है, हम उसके लिए काम कर रहे हैं ताकि वो और बेहतर होते जाए। स्ट्राइक अगेंस्ट ऑल ऑर्डिनेंसेस एंड लॉज, जितने भी ऑर्डिनेंस पास होते हैं संसद के अंदर या कानून बनाए जाते हैं नए से नए, एंड इंस्टीट्यूशन दैट कंटिन्यू द स्लॉटर ऑफ पीस एंड द क्रूअल्टी ऑफ वॉर, हमको उनके खिलाफ स्ट्राइक करनी है। हम उनके खिलाफ युद्ध छेड़ देना है कि जो कि ऐसे लॉ लेके आते हैं, ऐसे कानून लेके आते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो कि लोगों की बेसिक शांति उसको वो नाश करती है। हमको उसके खिलाफ लड़ना है। और क्रूअल्टी ऑफ वॉर, युद्ध की जो विभीषिका है, युद्ध की जो दुर्दांतपना है, उसके खिलाफ हमें युद्ध लड़ना है। हमें युद्ध लड़ना ही नहीं है, समझ में? स्ट्राइक अगेंस्ट वॉर फॉर विदाउट यू नो बैटल्स कैन बी फॉट। हमको ऐसा वॉर के खिलाफ, युद्ध के खिलाफ हमें एक स्ट्राइक करनी है, सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, ताकि विदाउट यू नो बैटल्स कैन बी। इस प्रकार की करनी है कि हमारे बिना कोई युद्ध लड़ा ही ना जा सके। सबसे बड़ी बात, हमारे बिना कोई युद्ध लड़ा ही नहीं जा सके। जब हम ही युद्ध नहीं करेंगे तो कौन युद्ध करेगा? हमको युद्ध का सपोर्ट भी नहीं करना चाहिए। स्ट्राइक अगेंस्ट मैन्युफैक्चरिंग स्क्रैप एंड गैस बॉम्ब्स, हम ऐसे युद्ध करेंगे कि हमको स्क्रैप को नहीं बनाना है। स्क्रैप एक्चुअल के अंदर आप देखेंगे तो लोहे का कचरा वगैरह ये सब यही होता है, पर उससे बॉम्ब्स बनाए जाते हैं। एंड गैस बॉम्ब्स एंड ऑल अदर टूल्स ऑफ मर्डर, जो कि
ऐसे मर्डर करने के जो टूल्स हम ये ईजाद किए हैं, कई लोग केमिकल वेपन्स, बायोकेमिकल वेपन्स यूज़ करते हैं, तो वो सारी की सारी जिस चीज़ें हैं उनके ऊपर हमें 100% रोक लगानी होगी ताकि हम युद्ध की विभीषिका से बाहर आ सकें। स्ट्राइक अगेंस्ट प्रिपेयर्डनेस, दैट मीन्स डेथ एंड मिजरी टू द मिलियंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। हमको उस तत्परता के खिलाफ खड़ा हो जाना है जिसका मतलब है कि डेथ और मिजरी, हज़ारों करोड़ों लोगों के खिलाफ के अंदर मृत्यु और मिजरी मतलब बिल्कुल ऐसा जीवन जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, मृत्यु से भी बदतर जीवन है, ऐसा जीवन हो जाता है लोगों का। तो उस तत्परता से लोगों को मारने के खिलाफ हमारा स्ट्राइक होना चाहिए। बी नॉट डम्ब, हमें डम नहीं बनना है। ओबीडियंट स्लेव्स इन एन आर्मी ऑफ डिस्ट्रक्शन, हमको मूर्ख नहीं बनना है। और ओबीडियंट स्लेव्स, ऐसे दास जो कि हर बात को मानते हैं, ऐसी आर्मी में हमको शामिल नहीं होना है। वो आर्मी जो कि डिस्ट्रक्शन करती है, विनाश करती है, विनाश की सेना के अंदर हमको शामिल नहीं हो जाना है, जो बिना किसी सच्चे निर्देशन के और सच्चे मार्गदर्शन के सिर्फ एक दास बनकर ऑर्डर मानती रहती है। बी हीरोज़ इन एन आर्मी ऑफ कंस्ट्रक्शन, हमें हीरो बनना है। हीरो का मतलब क्या है? हमें एक पावरफुल इंसान बनना है कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन देश के निर्माण में, राष्ट्र सर्वोपरि करना है और अपने देश का निर्माण हमें और आगे बेहतर से बेहतरीन करते चलना है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर स्ट्राइक अगेंस्ट वॉर होता है कंप्लीट, जिसे कि हेलन केलर ने कार्नेगी हॉल में न्यूयॉर्क सिटी जनवरी 5, 1916, यानी आज से 104 वर्ष पहले बोला था। तो ये आज की तारीख में भी बिल्कुल रेलेवेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर में कुछ ऐसा स्टोरी नहीं है, पर बहुत अच्छी बातें हमको बताई गई हैं ताकि हमको उससे एक शिक्षा मिले, हमें किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी बात है लैंग्वेज के अंदर, कि लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमको और पावरफुल बनाती है, हमको जीवन जीने का एक उद्देश्य मिल जाता है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता हूँ, और एक हर चैप्टर को, किसी भी प्रकार का कोई चैप्टर, तो जैसे आपकी लाइफ के चैप्टर है वैसे ये भी चैप्टर्स हैं, तो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। तो हमेशा रेडी रहें, एक पात्र बने जिसमें आपको बहुत सारा नॉलेज मिल जाए। पहले से ही चला चलो मुझे सब कुछ आता है, गुजराती में क्या बोलते हैं आपके, जहाँ शो में 3 MBA मतलब मने बधु आवड़े छे। वो जितना नहीं होगा, जितना कम होगा उतना अच्छा आपके लिए बेटरमेंट होगा, आपकी सोल के लिए बेटरमेंट होगा, आपकी नॉलेज के लिए बेटरमेंट होगा, आपके ब्रेन्स के लिए। ठीक है, और ज़्यादा ग्रह करते जाएं, और ज़्यादा ग्रह जो और लेते रहिए, जितना ग्रहण करोगे उतना ज़्यादा अच्छा। ठीक है, तो आज के लिए कंप्लीट करते हैं स्ट्राइक अगेंस्ट वॉर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मंकीज़ पॉ। ओके।